नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। अब तक आपने पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की सीरीज में प्लेटो को देखा और आज हम एरिस्टोटल को पढ़ेंगे। आज हम अरस्तु को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को देख सकते हैं और टीजीटी सोशल साइंस का भी कोर्स है, पेपर 1 का कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम एरिस्टोटल को देखें कि उनका जीवन कैसा रहा, उन्होंने किस किस सिद्धांत को दिया, किन चीज़ों पर उन्होंने विचार किया। इससे पहले हम जान लेते हैं कि यूपी टीजीटी में किस प्रकार से एरिस्टोटल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अरस्तु से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली टीजीटी में एरिस्टोटल की बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि वो नागरिकता के सिद्धांत में किस किस को इंक्लूड करते हैं और किस किस को एक्सक्लूड करते हैं, किस किस को नागरिक मानते हैं और किस किस को नागरिक नहीं मानते। वो अपने शासन के वर्गीकरण में कौन कौन से शासन की तुलना करते हैं और किसको बेहतर मानते हैं, उनका मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मिश्रित संविधान क्या है, इन सब के बारे में पूछ लिया जाता है। और फिर उनको टोटलिटेरियन या फिर कंजर्वेटिव रूढ़िवादी भी कहा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एरिस्टोटल अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ और 322 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। और हमने पढ़ा था प्लेटो की क्लास में कि प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है। उनको राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। और एरिस्टोटल को राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये प्लेटो के स्टूडेंट थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट जिनको कहते हैं, उनके ये गुरु थे। और जिस प्रकार से हम प्लेटो को देखते हैं और जिस प्रकार से हम सुकरात को देखते हैं कि वो अपने समय की शासन प्रणाली से खुश नहीं है, वो देख रहे हैं किस प्रकार से राज्य अस्थिर हो चुका है, बार बार क्रांतियां हो रही है, बार बार तख्ता पलट हो रहे हैं, स्थिरता बिल्कुल भी आ नहीं पा रही है। इस संदर्भ में वो अलग अलग प्रकार से विचार देते हैं कि किस प्रकार से एक राज्य स्थिर रह सकता है, किस प्रकार से एक राज्य समृद्धि की ओर जा सकता है। तो एरिस्टोटल भी हमें कुछ ऐसा ही करते पाते हैं जब वो राज्य के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किस तरह होती है, राज्य और व्यक्ति में क्या संबंध होता है और नागरिक कौन होगा और एक बेहतर शासन प्रणाली क्या क्या होनी चाहिए और कैसी हो सकती है और किस हिसाब से चीज़ों को लेकर चला जाए। एरिस्टोटल भी इन्हीं बारे में बात करते पाते हैं हमें। देखिए, जब भी हम किसी विचारक को पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो बोलेगा, जो भी वो सिद्धांत देगा, वो अपने समय के अनुसार देगा। वो अपने समय में किन किन कठिनाइयों को देख रहा है, कैसी कैसी मुसीबतों को देख रहा है, व्यक्तियों को देख रहा है, उसके अनुसार उसके सिद्धांत डेवलप होंगे, उसके अनुसार उसके सिद्धांत विकसित होंगे। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम जब भी किसी विचारक को पढ़ें तो उसके समय में जाकर पढ़ें कि उस समय क्या चल रहा होगा, क्यों अरस्तु ने स्लेवरी को जस्टिफाई किया, क्यों दास प्रथा को नैतिक औचित्य के आधार पर उसने परखा। तो हम ये सब चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया राज्य में स्टेगिरा नगर में होता है। ये जो स्टेगिरा नगर है ये एथेंस से 200 मील की दूरी पर है। एथेंस, जहाँ पर सुकरात का जन्म हुआ, जहाँ पर सुकरात ने अपना जीवन जिया और जहाँ पर प्लेटो ने अपना जीवन जिया। लेकिन एरिस्टोटल अरस्तु थोड़े भिन्न हो जाते हैं क्योंकि वो मैसिडोनिया से आते हैं जो कि 200 मील की दूरी पर है एथेंस से। बात करें एरिस्टोटल अरस्तु के पिता की तो वो मैसिडोनिया के राजा के यहाँ पर राजवेद थे। अलेक्जेंडर के पिता फिलिप्स और उनके भी पिता के यहाँ पर में राजवेद थे। और जैसा कि हम आज भी देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति का पिता अगर सेना में है, वो सैनिक है, तो उसके पुत्रों में, उसकी संतानों में अलग ही साहस होगा। अगर किसी का पिता बिजनेसमैन है, व्यापारी है, तो जो उसके बच्चे होंगे, जो उनके पुत्र होंगे या फिर पुत्री होंगी, उनका भी माइंड बिजनेस माइंडेड होगा। वे भी एक व्यापारी के रूप में देखेंगे, एक बनिए की तरह देखेंगे। जिस तरह से अगर पिता राजनेता है तो उसका पुत्र भी
राजनीति में दिलचस्पी दिखाएगा और राजनीति को बेहतर समझेगा। तो इसी प्रकार से अरस्तु के पिता राजवैद्य थे। वो अपने औषधालय में जब देखते थे, जब अरस्तु देखते थे उनको, तो उनको काफ़ी समझ विकसित हो गई वहाँ पर। जब राजवैद्य के रूप में अपने पिता को देखते थे, तो जब जैसे राजवैद्य मेडिसिन्स को देखता है, एक पद्धति को अपनाता है किसी भी चीज़ का उपचार करने में, अपने औषधियों को देखने में, औषधियों को कैटेगराइज करता है, तो वैसा ही प्रभाव एरिस्टोटल की अरस्तु के पालन पोषण पर पड़ा। उन्होंने भी चीज़ों को पद्धति के रूप में देखना शुरू कर दिया, चीज़ों में पद्धति देखनी शुरू कर दी कि क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है। और हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से वो आयुर्वैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक दृष्टांतों का इस्तेमाल करते हैं, जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, जब वो राज्य और व्यक्ति में संबंध बताते हैं। कहते हैं कि राज्य अगर एक शरीर है तो व्यक्ति उसके अंग हैं। जिस प्रकार से अलग अलग अंग का अलग अलग काम होता है, अलग अलग कार्य होता है, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का राज्य में अलग अलग कार्य होता है और सबको अपने कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जीव वैज्ञानिक और आयुर्वैज्ञानिक दृष्टांतों को इस्तेमाल करते हैं अपने सिद्धांतों में। हम आगे बढ़ते हैं। अरस्तु 30 साल के थे जब वो प्लेटो के पास आए, प्लेटो की एकेडमी में आए और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए वो प्लेटो के पास आए, टू स्टडी फिलोसफी। और जिस प्रकार से हमने प्लेटो के लेक्चर में देखा कि सुकरात प्लेटो को काफ़ी बुद्धिमान मानते थे, काफ़ी प्रभावशील व्यक्ति था प्लेटो का, वैसे ही अरस्तु का भी यही है। अरस्तु को भी काफ़ी बुद्धिमान समझा जाता था, काफ़ी विवेकशील समझा जाता था। और प्लेटो तो इनको एकेडमी का मस्तिष्क भी कहते थे, ब्रेन ऑफ एकेडमी। वो इस प्रकार से कहते थे कि जो एरिस्टोटल है, जो ये अरस्तु है, ये शरीर नहीं है, ये चलता फिरता दिमाग है। इतनी प्रशंसा उनकी करते थे। हालांकि फिर बाद में आगे जाकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से अरस्तु प्लेटो से भिन्न और प्लेटो से स्वतंत्र अपना चिंतन व्यक्त करता है, अपना चिंतन को नई दिशा में ले जाता है। और आगे जाकर वो प्लेटो को भी क्रिटिसाइज करता है, प्लेटो के भी विचारों की, सिद्धांतों की आलोचना करता है। आगे जाकर प्लेटो के सिद्धांतों की आलोचना करते हैं एरिस्टोटल। जिस प्रकार से एक तरफ तो प्लेटो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिलने चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, वहीं दूसरी ओर एरिस्टोटल कहते हैं कि स्त्री का जो उच्चतम गुण है वो चार दीवारी में रहकर ही है, वो घर में रहकर ही है, वो सामाजिक कार्यों के लिए नहीं बनी है। तो ऐसे मुद्दों पर हमें एरिस्टोटल और प्लेटो के बीच में द्वंद्व देखने को मिलता है। वे अलग अलग पलड़े पर खड़े हुए देखने को मिलते हैं। जैसे प्लेटो जब कहते हैं कि आदर्श राज्य होना चाहिए, तो वहीं एरिस्टोटल कहते हैं कि आदर्श राज्य कैसे संभव हो सकता है, हमें यथार्थ पर ध्यान देना चाहिए, हमें जो प्रचलित शासन प्रणालियां हैं उन्हीं में से हमें कोई बेहतर चुननी चाहिए जिससे स्थिरता आए। तो इस प्रकार से एरिस्टोटल प्लेटो की काफ़ी आलोचना करते हैं और हम आगे देखेंगे भी कि इस आलोचना का कैसे फिर उनके जीवन पर प्रभाव भी पड़ा। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हो गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि एकेडमी में जब अगर प्लेटो की जैसे मृत्यु हो गई है, तो जो सबसे बेहतर इंसान होगा, जो ज़्यादा विवेकशील होगा, उसी को प्रधानाचार्य, उसी को प्रिंसिपल बनाया जाएगा एकेडमी का। एरिस्टोटल ने भी ऐसे ही सोचा कि अब मुझको ही शायद एकेडमी का प्रिंसिपल बनाया जाएगा, प्रधानाचार्य बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दो कारणों से। पहला कारण था कि सुकरात जो एरिस्टोटल थे, अरस्तु जो थे, वो एथेंस के नागरिक नहीं थे। एथेंस में रहने वाले, एथेंस में उनका जन्म नहीं हुआ था। उनका जन्म हमने जाना कि स्टेगरे में हुआ था, मैसिडोनिया में हुआ था उनका जन्म। तो ऐसे में ये कहकर उनको नकार दिया गया कि आप तो बाहर के व्यक्ति हो, आप तो विदेशी हो, आप तो यहाँ के हो ही नहीं। और दूसरा कारण क्या रहा? दूसरा कारण ये था कि एरिस्टोटल, अरस्तु खुलकर प्लेटो की आलोचना करते थे। तो ऐसे में वहाँ के नागरिकों ने, वहाँ के लोगों ने जो एकेडमी में थे, उन्होंने ये सोचा कि ये व्यक्ति, ये एरिस्टोटल जो है,
ये तो खुद ही कितना बड़ा आलोचक है प्लेटो का, तो ऐसे में से प्लेटो के स्थान पर कैसे बिठा दिया जाए। तो इसलिए एरिस्टोटल को अकादमी का प्रधानाचार्य नहीं बनाया गया। दोनों कारण को हमने देख लिया, और इसी कारण से एरिस्टोटल, अरस्तु एथेंस से चले जाते हैं। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हुई, और उसके 3 साल बाद जब उनको हर्मियस के शासक से निमंत्रण मिलता है कि आप हमारे राज्य में आइए, और वहाँ पर हर्मियस अपनी बहन की शादी एरिस्टोटल से करवा देते हैं। तो इस प्रकार से एरिस्टोटल अपने वैवाहिक जीवन का सुख भी भोग लेते हैं। फिर उसके 2 साल बाद 344 ईसा पूर्व में उनको वापस से मैसिडोनिया से निमंत्रण आता है कि आप यहाँ पर आइए और सिकंदर को ट्रेन कीजिए, सिकंदर को पढ़ाइए। तो मैसिडोनिया से इनको निमंत्रण आता है, जहाँ पर अलेक्जेंडर के पिता फिलिप्स इनको आमंत्रित करते हैं सिकंदर की शिक्षा के लिए। सिकंदर उस समय लगभग 13 साल के थे। एरिस्टोटल ने काफ़ी उनको पढ़ाया, और शिक्षा कंप्लीट होने के बाद सुकरात, ये एरिस्टोटल का विचार था कि पूरे विश्व को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रणाली में बांधना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सिकंदर का विचार था कि संपूर्ण विश्व को एक छत्र साम्राज्य स्थापित करके एक जैसे कानून के अंदर लाना चाहिए। तो इसी दौड़ में सिकंदर निकल पड़ते हैं अपनी विश्व विजय की यात्रा के लिए। सिकंदर अपनी विश्व विजय की यात्रा को शुरू कर देते हैं, और सबसे पहले वो यूनान को ही जीतते हैं। यूनान को जीत लेते हैं तो एथेंस भी सिकंदर के अंडर में आ जाता है, और सिकंदर को एथेंस को पहले स्वतंत्र सभा चला रही थी, लेकिन बाद में मैसिडोनिया दल ने उस पर अपना शासन बैठा लिया अलेक्जेंडर के अंडर। तो जब एरिस्टोटल को पता लगा कि अब यहाँ पर तो मैसिडोनिया दल स्थापित हो चुका है एथेंस में, तो वापस एथेंस में आ गए, अरस्तु वापस एथेंस में आ गए, और वहीं पर फिर अपने विचार व्यक्त करने लगे, वहीं पर अपने सिद्धांत देने लगे। और जब ये हुआ तो जो एरिस्टोटल थे वो काफ़ी समर्थन में थे इस मैसिडोनिया दल के। काफ़ी खुश थे वो कि मैसिडोनिया दल शासन में आ चुका है यूनान में, एथेंस में, और सिकंदर जो उनका शिष्य है वो अब लीड कर रहा है चीज़ों को। अब यहाँ पर अरस्तु तो खुश थे, लेकिन यहाँ पर जो स्वतंत्र सभा थी, जो अब से पहले सिकंदर के आने से पहले एथेंस को लीड कर रही थी, एथेंस को चला रही थी, वे खुश नहीं थे, वे एरिस्टोटल से खुश नहीं थे। तो दल के समर्थन में थे अरस्तु, तो इसलिए वे खुश थे, लेकिन स्वतंत्र सभा एरिस्टोटल से खुश नहीं थी। और फिर बाद में जब 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और वापस से स्वतंत्र सभा एथेंस की सत्ता को संभालती है, तो ऐसे में अरस्तु के खिलाफ षड्यंत्र होने शुरू हो जाते हैं। ये षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं कि अब इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे अब मारा जाए, इसको कैसे पनिश किया जाए। तो अब सिकंदर के बाद अरस्तु इन सारी चीज़ों को भांप जाते हैं कि हाँ, शायद मेरे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है जो आज से 250 साल पहले हुआ था, जो मुझसे पहले सिकंदर के साथ हुआ था। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, स्वतंत्र सभा का अरस्तु के प्रति गुस्सा, अरस्तु को मारने का षड्यंत्र अरस्तु समझ जाते हैं और एथेंस से भाग जाते हैं। और फिर उसके 1 साल बाद ही 322 ईसा पूर्व में कैल्सियस में अरस्तु की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जाने से पहले अरस्तु ये कहते हैं कि मैं अब एथेंस को दर्शन के प्रति वापस अपराध करने का मौका नहीं दूंगा, मैं एथेंस को दर्शन के प्रति फिर से अपराध करने का अवसर नहीं दूंगा। तो यहाँ पर एरिस्टोटल जो थे वो थोड़ा खेल गए, वो बच गए, वरना उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला था जो कि सुकरात के साथ हुआ था, इतिहास दोहराए जाने वाला था। तो इस प्रकार से हमने एरिस्टोटल के जीवन को देखा, कैसे उनका जीवन बीत गया। तो हम जानते हैं आगे
एरिस्टोटल के सिद्धांतों के बारे में क्या क्या विचार रखते हैं। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र का विचार क्षेत्र। अब देखिए, एरिस्टोटल के आने से पहले जो सब दर्शन, जो सारे विषय थे, वो सभी दर्शन क्षेत्र के अंदर पढ़े जाते थे। सभी को दर्शन के अंदर ही पढ़ा जाता था। जैसे हम देखते हैं प्लेटो को, प्लेटो अपनी बुक रिपब्लिक में फिलोसफी की भी बात करते हैं, दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, नीति शास्त्र की बात करते हैं, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, सोशोलॉजी समाजशास्त्र, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, सभी की बातें एक ही साथ करते हैं। ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं करते कि अब हम इस अध्याय में पूरी सोशोलॉजी को पढ़ेंगे, अब इस अध्याय में हम सारी नैतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, मनोविज्ञान को पढ़ेंगे, शिक्षा शास्त्र को पढ़ेंगे। वो सभी को एक साथ ही प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एरिस्टोटल ऐसा नहीं करते। एरिस्टोटल सभी विषयों को अलग अलग ग्रंथों में लिख देते हैं, अलग अलग ग्रंथों में विभाजित कर देते हैं। एरिस्टोटल के अगर हम देखें तो भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र, ऋतु विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र और काव्य शास्त्र के बारे में लिखते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते जैसे प्लेटो करते हैं, वो सब पर अलग अलग ग्रंथ लिखते हैं। और इसी कारण से प्लेटो को हम जानते हैं कि उनको जनक कहा जाता है राजनीतिक दर्शन का, लेकिन एरिस्टोटल को कहा जाता है जनक राजनीतिक शास्त्र का। और राजनीतिक शास्त्र के साथ साथ उनको काफी विषयों का भी जनक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ने ही उन विषयों की सिस्टमेटिक स्टडी करनी शुरू की थी। तो हमने जाना कि अरस्तु से पहले सारा ज्ञान दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में था और अरस्तु ने व्यवस्थित रूप से विषयों पर काम किया। आगे हम बात करें तो अरस्तु अपनी बुक पॉलिटिक्स में राजनीतिक समस्याओं पर विचार करते हैं। उस समय जो भी विचारक हुए, मुख्यतः जैसे सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये मुख्यतः राज्य पर ही विचार कर रहे हैं कि राज्य में जो समस्याएं हैं, क्योंकि उस समय एथेंस जो नगर राज्य था वो स्पार्टा से हार चुका था और पतन की ओर बढ़ रहा था। बार बार क्रांतियां हो रही थी, सत्ता परिवर्तन हो रहे थे। तो ऐसे में जो भी विचारक आ रहे थे वो सभी इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक राज्य की शासन प्रणाली दुरुस्त हो, कैसे एक शासन प्रणाली एक स्थिरता की तरफ जा सके। तो अपनी बुक पॉलिटिक्स में वो राजनीतिक समस्याओं पर विचार करते हैं और अपनी बुक निकोमेकियन एथिक्स और रेटोरिक में वो आगे के सिद्धांत देते हैं। जैसे और न्याय पर चर्चा करते हैं, कानून पर चर्चा करते हैं, इक्वालिटी पर, और जो फिर आगे जाकर संविधान का वर्गीकरण करते हैं, जिस तरह से प्लेटो ने किया कि मोनार्की होगी, राजतंत्र होगा, कुलीन तंत्र होगा, बहुमत के द्वारा शासन किया जाएगा। इस प्रकार से हमें एरिस्टोटल भी वर्गीकरण पाते हैं और समझ में आता है कि हाँ, प्लेटो से ही प्रभावित है उनका वर्गीकरण भी। आगे देखें, एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस के रूप में देखते थे और राजनीतिक शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान कहते थे कि हम राजनीति विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, जैसे आप खुद भी देख लीजिए, आज भी ये कथन और आज भी ये बातें काफी प्रासंगिक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप राज्य में क्यों रह रहे हो, आप क्या करना चाहते हो अपने जीवन में, आपकी सांसें तो चल रही है, खाने को भी मिल रहा है आपको, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, जैसे बोलते ना, मैं कुछ उखाड़ना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो क्या है? तो सभी व्यक्ति, सभी इंसान, जीवन तो है उनके पास, लेकिन वो सद जीवन की तरफ जाना चाहते हैं, वो गुड लाइफ अटेंड करना चाहते हैं। अगर किसी का खाने का जुगाड़ नहीं हो पाता तो वो एक ऐसी लाइफ चाहता है जहां पर उसको खाने के बारे में सोचना ना पड़े। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति है तो चाहेगा कि उसकी इनकम बढ़ जाए और अच्छी लाइफ हो जाए। तो सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य एक बेहतर लाइफ की तरफ, एक बेहतर जीवन की तरफ अग्रसर हैं। और ऐसे में अरिस्टोटल कहते हैं कि देखिए, मनुष्य हमेशा से ही एक सद जीवन की राह पर रहता है कि कैसे उसको एक बेहतर जीवन मिल जाए, और ऐसा जीवन
उसको राजनीतिक समूह में आकर मिलता है। और राजनीति, अगर हम राजनीति की बात करें, राजनीति विषय की बात करें, तो उसका लेना देना जो है एक सद्जीवन से ही, एक बेहतर जीवन से ही है कि किस प्रकार से एक मानव जीवन को बेहतर जीवन में परिवर्तित किया जाए, एक बेहतर जीवन कैसे उसको दिया जाए। तो सभी मनुष्य का जो गोल है लाइफ का, वो है अच्छा जीवन प्राप्त करना, और इसी के बारे में पॉलिटिकल साइंस कहता है। इसी को प्राप्त करने के बाद पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान कहता है। बाकी सब विज्ञान तो बस इसके साधन मात्र हैं इस लक्ष्य जो कि गुड लाइफ है को प्राप्त करने के लिए। वो कैसे, हम आगे देखेंगे। देखिए, हम सभी एक राजनीतिक समूह में क्यों आए हैं? एक बेहतर जीवन को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जीवन तो हमारा जंगलों में भी चल रहा था, जब हम अकेले अकेले रहते थे, जब हम जानवरों को मारकर खाते थे, कभी जानवर हमें मार देते थे, कभी हम जानवर को मार देते थे। इस तरह से जीवन अस्त व्यस्त कट तो रहा ही था, लेकिन हमें राजनीतिक समूह की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हमने परिवार बनाया? क्यों हमने ग्राम बनाए? क्यों फिर ग्राम से एक राज्य की तरफ हम बढ़ गए? और राज्य में आकर क्यों हमें संतुष्टि हो गई? क्यों हमें लगा कि हाँ, अब यहाँ पर आकर सद्जीवन की प्राप्ति हो सकती है, एक अच्छी लाइफ मिल सकती है। जैसा अगर आप देखें, आपने जब भी विद्रोह किया हो, जब भी हम सुनते हैं विद्रोह के बारे में, क्रांति के बारे में, तो क्या राज्य के प्रति हम क्रांति करते हैं? नहीं, हम सरकार के प्रति अपना विद्रोह जाहिर करते हैं, सरकार को हटाने की बात करते हैं, राज्य को हटाने की बात हम कभी नहीं करते। और जो समूह राज्य को हटाने की बात करते हैं, जैसे नक्सलाइट्स की हम बात करते हैं, वो बोलते हैं कि राज्य ही नहीं होना चाहिए, तो वो जिसको स्थापित करेंगे वो भी तो राज्य के रूप में ही आएगा। तो राज्य के विरुद्ध में कभी भी रिवोल्ट नहीं होता। रिवोल्ट किसके विरुद्ध में होता है? सरकार के विरुद्ध में, क्योंकि सरकार सही से नहीं चलती। तो अगर हम देखें, अगर हम मेडिटेशन को देखें, अगर हम व्यायाम को देखें, व्यायाम के विषय को देखें, तो उसका गोल क्या है? उसका गोल है कि एक इंसान स्वस्थ हो सके, स्वस्थ हो जाए इंसान। लेकिन स्वस्थ होके क्या करेगा? वो कुछ और करेगा। स्वस्थ इसलिए होना चाहता है क्योंकि स्वस्थ होने से उसको अच्छी लाइफ मिल जाएगी। मनुष्य जब सेना में होते हैं तो वे घुड़सवारी सीखते हैं, इसलिए जिससे रणभूमि में शौर्य दिखा सकें और विजय की प्राप्ति कर सकें। अब उन्हें विजय क्यों चाहिए? अगर वे विजय होंगे तो उनका राज्य समृद्धि की तरफ जाएगा। समृद्धि की तरफ जाने से क्या होगा? वहां के जो लोग हैं उनको बेहतर जीवन मिलेगा। तो फिर से बेहतर जीवन, आयुर्विज्ञान, मेडिसिन की नॉलेज किस लिए आवश्यक है? जिससे हेल्थ अच्छी हो सके। लेकिन हेल्थ की आवश्यकता किस लिए है? हेल्थ की आवश्यकता इसलिए है जिससे बेहतर लाइफ मिल सके, क्योंकि बीमार होकर बेहतर लाइफ कभी नहीं मिलती। आगे बात करें इकोनॉमिक्स, हम इतना पैसा पैसा करते हैं कि पैसा होना चाहिए, ये साधन होने चाहिए, ये कार होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए। क्यों? पैसे को खाएंगे? नहीं, पैसे को कोई नहीं खाता है। इतनी सारी वेल्थ इसलिए जनरेट की जाती है इससे बेहतर लाइफ मिल सके। चाहे राज्य की बात कर ले, राज्य वेल्थ जनरेट क्यों करना चाहता है? जिससे उसके लोगों को बेहतर लाइफ मिल सके। परिवार में जो कमाने वाला होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे क्यों कमाना चाहता है? जिससे उसके परिवारजनों को, उसके बच्चों को, उसकी स्त्री को बेहतर जीवन मिल सके। तो सभी जो हैं डायरेक्ट गोल तो उनका गुड लाइफ नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स का अगर गोल देखें तो क्या है? वेल्थ जनरेशन है। आयुर्विज्ञान का गोल देखें तो हेल्थ है। घुड़सवारी का गोल देखें तो है रणभूमि में शौर्य दिखाना। मेडिटेशन का देखें तो हेल्थ। लेकिन ये सारे गोल क्या कर रहे हैं? ये सारे गुड लाइफ की तरफ ही अग्रसर हैं। और अगर हम बात करें राजनीतिक समूह की, राजनीतिक विज्ञान की, तो डायरेक्ट रूप में ही बात कर रहा है कि हम एक जीवन से अच्छे जीवन की तरफ जाएंगे। तो इसलिए अरिस्टोटल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है एक मास्टर साइंस है, सर्वोच्च विज्ञान है, और वहीं दूसरे विषय जो हैं वो केवल उसके साधन मात्र हैं। एक अच्छी लाइफ को अटेन करने में केवल साधन हैं, वो एंड नहीं है, वो साधन मात्र हैं। हम मेडिटेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छी लाइफ चाहिए। घुड़सवारी भी अच्छी लाइफ के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अरिस्टोटल कहते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो एक मास्टर साइंस है, वो एक सर्वोच्च विज्ञान है, और जो सभी विषय हैं
वो केवल उसके साधन मात्र हैं अच्छी लाइफ अटेन करने में। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे अरस्तु कहते हैं कि आप राज्य में क्यों आए हो। बताया उन्होंने राज्य में अच्छी लाइफ के लिए आए हैं, और ऐसे अच्छे जीवन को, एक गुड लाइफ को, एक सद जीवन को अचीव करने के लिए हम राज्य के अंदर जो जो कार्य करते हैं, जिन जिन गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिन संगठनों का, जिन समूहों का, जिन कानूनों को बनाते हैं, वो सभी हम इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन चाहिए। मनुष्य अच्छे जीवन के लिए राजनीतिक समूह में रहता है। इसी अच्छे जीवन के लिए वो जो करता है, जिन गतिविधियों में भाग लेता है, जो नियम, संस्थाएं, संगठन बनाता है, और उन सभी का अध्ययन हम राजनीति शास्त्र में करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, एरिस्टोटल पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो वो मेथडोलॉजी क्या इस्तेमाल करते हैं, मेथड क्या इस्तेमाल करते हैं अपने स्टडी के लिए। तो राजनीति के अध्ययन के लिए दो पद्धतियों को इस्तेमाल करते हैं, दोनों पद्धतियों के मिक्सचर को इस्तेमाल करते हैं। पहला है अनुभव मूलक पद्धति, जिसे हम एम्पायरिकल मेथड कहते हैं। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जब हम एम्पायरिकल बोलते हैं तो क्या है, क्या हम एम्पायर की बात कर रहे हैं, क्या हम साम्राज्य की तरफ बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये अनुभव मूलक पद्धति होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे जीवा, कान, नाक, हमारी दृष्टि, त्वचा से जो हम महसूस करते हैं, ये सभी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और इनके द्वारा जो हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इनके द्वारा जो हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसी को हम अनुभव मूलक पद्धति कहते हैं। और इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि विज्ञान कोई सा भी हो, उसकी शुरुआत अनुभव मूलक पद्धति से ही हुई है। सबसे पहले हम अनुभव ही तो करते हैं, कोई भी चीज हो, चाहे उसको छूकर अनुभव करे कि हाँ ये ठोस है, या फिर ये पानी जैसी है, या फिर दृष्टि से, या फिर सुगंध से, या फिर सुनकर। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो अनुभव मूलक पद्धति में आता है। वहीं दूसरी तरफ एरिस्टोटल बात करते हैं तुलनात्मक पद्धति की, कंपैरेटिव मेथड की। इसमें वो क्या करते हैं, अलग अलग शासन प्रणालियों को कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं कि अच्छा इस शासन प्रणाली में क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, दोनों में से बेहतर कौन है, कौन कौन से गुण को इनमें से लिया जा सकता है। जैसे हम आम जीवन में भी कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन तो हर समय करते रहते हैं। जैसे शर्मा जी के लड़के के इतने परसेंटेज आए हैं, तुम्हारे इतने क्यों नहीं आए, तो क्या कर रहे हैं माता पिता, कंपेयर कर रहे हैं। तो राजनीति के अध्ययन के लिए अरस्तु अनुभव मूलक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति दोनों को मिलाते हैं और दोनों को इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि हमने जाना कि उस समय काफ़ी प्रशासन प्रणाली काफ़ी अस्त व्यस्त चल रही थी, काफ़ी समस्याएं झेल रही थी, काफ़ी क्रांतियां उथल पुथल हो रही थी। तो ऐसे में अरस्तु ऐसी अस्थिरता की समस्या को लेकर काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी विचार कर रहे थे, निवारण सोच रहे थे कि किस प्रकार से ऐसी परिस्थिति का निवारण किया जाए, कैसे एक स्थिर शासन प्रणाली को लाया जाए। तो ऐसे में वो आसपास के नगर राज्यों के संविधानों के अध्ययन करते हैं। 158 नगर राज्यों के संविधान शासन प्रणालियों को अध्ययन करते हैं और फिर शासन प्रणाली का वर्गीकरण देते हैं। मैं आपको बता दूं, आगे जब बात करेंगे एरिस्टोटल, जैसे मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, फिर मिश्रित संविधान की बात करेंगे, फिर मिश्रित शासन प्रणाली की बात करेंगे, तो काफ़ी परीक्षार्थी इस बात पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो संविधान की बात कर रहे हैं फिर शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी ऐसा आएगा तो जो एरिस्टोटल है इन दोनों शब्दों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उन दोनों शब्दों का वो मतलब एक ही दे रहे हैं। चाहे आप मिश्रित संविधान बोल लो, चाहे आप मिश्रित शासन प्रणाली बोल लो। तो ऐसे में वो 158 नगर राज्यों
के केस हिस्ट्रीज को स्टडी करते हैं और फिर शासन प्रणाली का वर्गीकरण देते हैं। अरस्तु ने यह पता लगाने का प्रयास किया शासन की प्रचलित प्रणालियां अस्थिर क्यों हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर वो एक स्थिर शासन प्रणाली बताने की कोशिश करते हैं, प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और उनका वर्गीकरण का आधार क्या है, किस तरह से कैटेगराइजेशन करते हैं। तो पहला है कि शासन में कितने व्यक्ति होंगे, कितने व्यक्ति शासन को चलाएंगे, क्या वो एक व्यक्ति होगा, राजा होगा, या फिर कुछ व्यक्ति होंगे, या फिर बहुमत होगी, काफ़ी सारे लोग मिलकर शासन को चलाएंगे। तो एक तो ये आधार हो गया कि एक व्यक्ति होगा, या फिर कुछ व्यक्ति होंगे, या फिर बहुत सारे व्यक्ति होंगे। दूसरा आधार क्या है इनका कि शासन प्रणाली जो होगी सामान्य कोटि की होगी या फिर भ्रष्ट कोटि की होगी। यहाँ पर मतलब क्या है इनका, तो सामान्य कोटि की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है जो शासन बैठा हुआ है, जो शासन किया जा रहा है वो स्टेट इंटरेस्ट में हो रहा है, या फिर भ्रष्ट कोटि या फिर सेल्फ इंटरेस्ट में हो रहा है। तो ये आधार भी लिया है एरिस्टोटल ने। पहला क्या है कि कितने लोग लीड कर रहे हैं शासन को, दूसरा क्या है कि किस कोटि से लीड कर रहे हैं, क्या वो स्टेट इंटरेस्ट में राज्य कर रहा है या फिर वो अपने ही हित के लिए भ्रष्ट होकर जनता को ऐसे ही व्यर्थ छोड़कर अपने हित के लिए कार्य कर रहा है और अपने हित को साध रहा है। तो दो आधार हैं एरिस्टोटल के। तो आगे एरिस्टोटल 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का जिक्र करते हैं। पहला है राजतंत्र, दूसरा है निरंकुश तंत्र, तीसरा है अभिजात तंत्र, चौथा है गुटतंत्र, पांचवा है बहुतंत्र और छठा है लोकतंत्र। इसमें एरिस्टोटल कहते हैं कि इनमें से 3 शासन प्रणाली जो हैं वो अच्छी हैं और 3 शासन प्रणाली जो हैं वो इन तीनों का विकृत रूप है। और वो कहते हैं कि जो शासन प्रणालियां हैं वो ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी आ जाएगी, इनका एक सीक्वेंस है। जैसे पहले वो बात करते हैं कि सबसे पहले राजतंत्र होगा, मोनार्की होगी। मोनार्की में क्या होगा कि एक ही व्यक्ति राज्य को चलाएगा, वो व्यक्ति विवेकशील होगा, वो व्यक्ति काफी समझदार होगा, वो व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा, राज्य के हित में काम करेगा, जनता के हित के लिए काम करेगा। तो सामान्य कोटि का होगा, सामान्य रूप का होगा, ये स्टेट के इंटरेस्ट में काम करेगा। वहीं आगे एरिस्टोटल कहते हैं कि लेकिन जब ये व्यक्ति, इस व्यक्ति में सेल्फ इंटरेस्ट की भावना आ जाएगी, स्वार्थ उत्पन्न हो जाएगा, तो ऐसे में यही शासन प्रणाली निरंकुश तंत्र बन जाएगी। यहां पर रहेगा तो एक ही व्यक्ति, लेकिन वो क्या करेगा, वो अपने हित के लिए काम करेगा, राज्य के हित के बारे में नहीं सोचेगा, वो लोगों के हित के बारे में नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा कि कैसे मैं अपना पेट भरूं, कैसे मैं अपनी विलासिता को प्राप्त हो जाऊं। तो ये भ्रष्ट रूप होगा, क्योंकि यहां पर वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है, राज्य को पीछे छोड़ चुका है। तो ऐसे में पूछा गया कि अब ऐसे में क्या होगा, क्या कोई परिवर्तन आएंगे। तो ऐसे में एरिस्टोटल कहते हैं हाँ, परिवर्तन आएंगे। जब इस व्यक्ति की नीतियों से जनता या फिर जो शक्तिशाली अन्य लोग होंगे राज्य में वो परेशान होना शुरू हो जाएंगे, तब ऐसे में कुछ धनी, कुछ समझदार लोग इस व्यक्ति को हटा देंगे, इस शासन प्रणाली को हटा देंगे, और कुछ व्यक्ति मिलकर एक नई शासन प्रणाली का गठन करेंगे जो कि होगी अभिजात तंत्र, जिसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ये सामान्य कोटि की होगी। यहाँ पर कुछ लोग मिलकर जो कि धन संपन्न होंगे, जिनमें विवेक होगा, जो राज्य के बारे में सोचते होंगे, जो सभी लोगों को साथ लेकर चलने के बारे में सोचते होंगे, ऐसे लोग आगे आएंगे और राज्य को चलाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अभिजात तंत्र स्थापित हो जाएगा, जिसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, और स्टेट इंटरेस्ट में कार्य किया जाएगा। लेकिन फिर एरिस्टोटल कहते हैं कि ऐसे समय बीतेगा और फिर इस शासन प्रणाली में भी विकृति आनी शुरू हो जाएगी। इस शासन प्रणाली में जो शासन कर रहे हैं लोग, जो कुछ लोग मिलकर शासन कर रहे हैं, उनमें ही मतभेद होने शुरू हो जाएंगे। वे भी अपने स्वार्थ को अचीव करने के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे,
और ऐसे में वो शासन प्रणाली गुटतंत्र बन जाएगी, ओलिगार्की बन जाएगी, ये भ्रष्ट कोटि की होगी। यहाँ पर वे अपने हित को देखेंगे। राज्य गया भाड़ में, लोग गए भाड़ में, लोग त्रस्त हैं, लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं देखा जाएगा। अपने आपसी बैर जो इनका गुट होगा, आपसी बैर में उलझे हुए हैं, धन सर्जन कर रहे हैं, तो इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाएंगे और इस प्रकार से फिर हमारे पास भ्रष्ट रूप देखने को मिलेगा ओलिगार्की गुटतंत्र के रूप में। फिर ऐसे में पूछा गया क्या अब ऐसे में कुछ नहीं हो सकता? तो ऐसे में अरिस्टोटल कहते हैं कि फिर से परिवर्तन होगा, फिर से समय का चक्र घूमेगा और ऐसे में अब की बार क्या होगा, जन सामान्य जो कि इस शासन प्रणाली से त्रस्त हो चुकी होगी, दुखी हो चुकी होगी, वो खुद से साहस करेगी और खुद से इनको सत्ता से हटा देगी और बहुतंत्र पॉलिटी की स्थापना करेगी, जहां पर सभी लोग मिलकर शासन संभालेंगे, शासन को अपने हाथ में लेंगे, राज्य को सही दिशा देंगे और सभी लोगों के हित के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, इस तरह से समय आगे बढ़ गया, फिर से समय आगे जाएगा और यही लोग जो अब तक अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, यही लोग भ्रष्ट होने शुरू हो जाएंगे। यही लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे। भारतीय कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो किस प्रकार से हमें नेताओं के बारे में सुनने को मिलता था कि किस प्रकार से नेहरू जी काम कर रहे हैं, किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी काम कर रहे हैं, किस प्रकार से सभी नेता राज्य की तरफ, लोगों की तरफ समर्पित रहते थे, अपने हितों के बारे में बाद में सोचते थे, राज्य और लोगों के हितों के बारे में सोचते थे। लेकिन आज के समय में हम देखें तो हमें बहुतंत्र पॉलिटी का एक विकृत रूप देखने को मिलता है, जहां पर हमें भीड़ तंत्र देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें शब्दावली की तो जिसे मैं कह रहा हूं भीड़ तंत्र, उसको एरिस्टोटल लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। आज के समय में डेमोक्रेसी किसी और चीज को कहते हैं। एरिस्टोटल जब इस्तेमाल करते हैं शब्द भीड़ तंत्र के लिए, उसे वो लोकतंत्र कहते हैं और डेमोक्रेसी कहते हैं। वहीं जब मैं बात करते हैं कि ये जो बहुजन जब राज करेंगे, शासन प्रणाली को चलाएंगे और वे अच्छे होंगे, शासन राज्य के हित में काम करेंगे, तो उसको बहुतंत्र और पॉलिटी कहते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो फिर जब यही लोग भ्रष्ट हो जाएंगे तो यही लोग डेमोक्रेसी में बदल जाएंगे, लोकतंत्र में बदल जाएंगे। जैसे आज के समय हमें देखने को मिलता है, कोई भी नेता है वो पहले अपना पेट भरता है, अपने हित के बारे में सोचता है, पार्टी का हित, जनता गई भाड़ में, लड़ाओ इनको और इनसे वोट लेते रहो। तो फिर पूछा गया क्या इसके बाद भी कुछ हो सकता है? तो ऐसे में एरिस्टोटल कहते हैं हाँ, फिर से एक, जब ऐसी भ्रष्ट पद्धति को देखेगा, फिर से एक व्यक्ति आएगा, फिर से कुशल विवेकशील जिसके पास समझदारी होगी, एक ऐसा कुशल व्यक्ति आएगा और फिर से वो सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लेगा और फिर से राजतंत्र को स्थापित कर देगा, फिर से वो राजतंत्र को स्थापित कर देगा और ये समय चक्र ये ऐसे ही घूमता रहेगा। तो ये सब जाना एरिस्टोटल ने जब उसने 158 नगर राज्यों की शासन प्रणाली का अध्ययन किया कि वहां पर कैसे कैसे हुआ, अगर वहां पर कभी राजतंत्र था तो फिर बाद में क्या हुआ, कैसे वो एक निरंकुश तंत्र में बदला, कैसे फिर अभिजात तंत्र आया, अभिजात तंत्र में जब कुरीतियां आई तो कैसे फिर ओलिगार्की बदल गया, कैसे ओलिगार्की के बाद पॉलिटी आई और उसके बाद डेमोक्रेसी आई। तो उन्होंने ट्रेंड एनालिसिस किया, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशंस को, काफ़ी शासन प्रणाली को उन्होंने समझा, तब जाकर उनका ये निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष निकला ये तो ठीक है, लेकिन ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि ये जो प्रणाली देते हैं अलग अलग प्रकार की, ये प्लेटो से सीधे रूप में प्रभावित है। आगे देखते हैं। अब अरस्तु ने 6 प्रकार के शासन प्रणालियों का अध्ययन किया, 6 प्रकार से शासन प्रणालियों को वर्गीकृत किया। तो ऐसे में अरस्तु का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो ऐसे में अरस्तु कहते हैं अगर हमें एक स्थिर शासन प्रणाली चाहिए, एक स्थिर शासन प्रणाली चाहिए, तो हमें बहुतंत्र, जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, जिसमें बहुजन राज्य के हित के लिए, जनता के हित के लिए काम करती है, बहुतंत्र और अभिजात तंत्र जहां पर कुछ लोग जनता और राज्य के हित के लिए काम करते हैं, इन दोनों को मिला देना चाहिए। इन दोनों के सद्गुणों को, इन दोनों के
गुणों को हमें मिला देना चाहिए और दोनों के समन्वय से जो बनेगा वो होगा मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, वो होगा मिश्रित संविधान, वो होगा मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो होगी मिश्रित शासन प्रणाली। देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन और मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक दूसरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया गया है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए। काफी बच्चे इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है, वे तो शासन प्रणाली को देख रहे थे कि यहाँ पर ये मोनार्की है, यहाँ पर राजतंत्र है, यहाँ पर अभिजात तंत्र है, यहाँ पर बहुतंत्र है, फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर दी? ये तो कोई आर्टिकल के बारे में जिक्र नहीं करते, ये तो कोई शेड्यूल नहीं देते, ये तो कोई बुक की बात नहीं करते, फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात आ गई? तो वो इसलिए है क्योंकि वो शासन प्रणाली को कॉन्स्टिट्यूशन शब्द के अभिप्राय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे उनसे पूछा गया कि ठीक है हम दोनों को मिला देंगे, भाई हम बहुतंत्र को मिला देंगे, हम अभिजात तंत्र को मिला देंगे, फिर निकल के क्या आएगा? तो ऐसे में एरिस्टोटल कहते हैं निकल कर ये आएगा कि कुछ लोग जो समझदार होंगे, जिनमें कुशल होंगे, जिनमें राजनीतिक कुशलताएं होंगी, जो शासन कर पाएंगे, उन लोगों को चुना जाएगा। इनके द्वारा चुना जाएगा, जन सामान्य के द्वारा चुना जाएगा। वे लोग जन सामान्य के सहमति से शासन चलाएंगे। ये कुछ ऐसा आपको नहीं लग रहा कि ये तो ऐसा है जैसे हम भारत में देखते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहां पर सभी लोग वोट करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जाकर उनके प्रतिनिधि कुछ ही लोग जाकर बैठते हैं जो कि सबके लिए कानून बनाते हैं, सबके हित के बारे में सोचते हैं, राज्य के हित के बारे में सोचते हैं। कुछ ऐसा ही हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज के समय में जो भी शासन प्रणाली हमें ज़्यादातर देखने को मिल रही है, जिसे हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं, वहां पर कुछ ही लोग शासन को चला रहे हैं, और किनके द्वारा, किनके सहमति से? जन सामान्य की सहमति से। तो ये है एरिस्टोटल का मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर वो कहते हैं कि बहुमत के गुणों को और बहुतंत्र के गुणों को और अभिजात तंत्र के गुणों को हमें मिला देना चाहिए, जिससे हमारे पास एक स्थिर शासन प्रणाली निकल कर आएगी, जिसमें विद्रोह कम होगा, इसमें जनता के हित का ध्यान रखा जाएगा, जहां पर जो चुने हुए लोग होंगे वो जनता के लिए काम करेंगे, वो राज्य की समृद्धि के लिए काम करेंगे, अपने बारे में कम सोचेंगे। तो ये है अरस्तु की मिश्रित शासन प्रणाली। हम आगे देखते हैं। अब आगे बोला जाता है कि हमने जैसे पढ़ा था कि अरस्तु जो है दो पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, दो पद्धतियों को जोड़कर इस्तेमाल करते हैं। पहला क्या है? पहला है अनुभव मूलक और दूसरा है तुलनात्मक। तो यहां पर कहा गया कि जो तुलना की गई है एरिस्टोटल के द्वारा, उसकी काफी सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि जो अरस्तु ने, जो एरिस्टोटल ने जो तुलना की है वो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सभी फैक्टर्स को कंसिडर कर रही है। नहीं, एरिस्टोटल की जो तुलनात्मक पद्धति है सभी फैक्टर्स को कवर कर नहीं कर रही है, वो मोटा मोटा देख रही है कि अच्छा ये स्थिर होगा, ये अस्थिर होगा, इस प्रकार से। तो सीमाएं हैं उसकी, जैसे काफी सरल तुलना है ये। शासन प्रणाली को वो स्थिर देखते हैं, या तो स्थिर होगी या फिर अस्थिर होगी। वर्गीकरण को वो किस प्रकार से देखते हैं कि भाई एक व्यक्ति राज्य में हो, राज करेगा, शासन करने का करेगा, कुछ व्यक्ति शासन करेंगे, या फिर बहुत सारे लोग मिलकर शासन करेंगे। और शासन कैसा होगा? ये तो सामान्य कोटि का होगा जो स्टेट इंटरेस्ट में काम करेगा, या फिर वो भ्रष्ट कोटि का होगा जो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेगा, खुद के लिए काम करेगा। तो ऐसे में आलोचक कहते हैं कि जो तुलना की गई है एरिस्टोटल के द्वारा, ये काफी सरल है। ऐसे ज्यादा इंट्रिकेसीज में वो नहीं गए हैं, ज्यादा गहराई में वो नहीं गए हैं, सीधा सीधा सरल सरल मोटा मोटा उन्होंने तुलना की है। तो ऐसे में हमने ठीक है, तो ऐसे में हमने आज एरिस्टोटल के बारे में जाना कि किस प्रकार से उनका जीवन रहा, किस प्रकार से वो क्यों कहते हैं राजनीति विज्ञान को एक मास्टर साइंस के रूप में क्यों देखते हैं, किस प्रकार से वो शासन प्रणाली का वर्गीकरण करते हैं, और कैसे वो एक स्थिर शासन प्रणाली की बात करते हैं। कल हम देखेंगे कि नागरिकता के ऊपर अरस्तु के विचार क्या हैं,
वो स्त्री के बारे में क्या सोचते हैं, वो दास के बारे में क्या सोचते हैं, वो नागरिकता किसको प्राप्त हो उसके बारे में क्या कहते हैं। तो कल मिलते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।